स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। फ्रेंड्स, आप ये जो ग्राफ देख रहे हैं ये बहुत ही एक चिंताजनक ग्राफ है। ध्यान से देखेंगे तो यू विल फाइंड कि जो ब्लैक लाइन जो ग्राफ के सबसे ऊपर में आपको दिख रहा है, दैट इज द डेली ग्लोबल सरफेस एयर टेम्परेचर दैट वाज ऑब्जर्व्ड इन द ईयर 2023 एंड वी आर कंपेयरिंग दैट टू द डेली एयर टेम्परेचर्स ऑफ द पीरियड बिटवीन 1850 टू 1900। और इस ग्राफ का इंटरप्रिटेशन क्या है? इंटरप्रिटेशन ये है कि इवेंचुअली हमारे सरफेस एयर टेम्परेचर आज तक जितना गर्म था उससे पहले कभी नहीं हुआ है। और यही पूरा निष्कर्ष, यही पूरा एक आउटकम है ऑफ अ पर्टिकुलर रिपोर्ट दैट हैज बीन पब्लिश्ड एज पार्ट ऑफ द कोपर्निकस प्रोग्राम, which is an Earth observation program that is implemented by the European Union and the European Space Agency. और हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ है और उसमें कंक्लूसिवली ये लिखा गया है that 2023 is the hottest year ever known to mankind. Hello and welcome to Study IQ IAS. My name is Bhuvan Apurva Jha and let's go and continue this discussion and understand exactly what is causing this global warming और दिस वार्मिंग ऑफ द अर्थ, व्हाट आर द रीजंस। पहले तो ये भी समझेंगे कि क्या क्या इंडिकेटर्स हैं, हम कैसे समझ रहे हैं कि हमारा अर्थ हीट अप कर रहा है, वार्म अप कर रहा है। और इवेंचुअली वी विल एंड द डिस्कशन विद अंडरस्टैंडिंग कि जो रिसेंटली कंक्लूडेड COP28 में जो भी निष्कर्ष निकला, जो भी आउटकम्स निकले, वो कहाँ तक हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड व्हाट आई वांट यू टू फोकस ऑन is this, the key outcomes of this meeting that has come as a result of the Copernicus program. Okay, Copernicus program, जैसे मैंने आपको कहा, यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक अर्थ ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम है, सैटेलाइट प्रोग्राम है। और उसका एक रीसेंट रिपोर्ट जो पब्लिश हुआ है, that gives us the lowdown of what to expect. So 2023 confirmed as the warmest calendar year गोइंग बैक टू 1850। तो अब आप सोचोगे कि 1850 में हमें कैसे पता कि क्या टेम्परेचर था? तो व्हाट यू डू इज यू गो हेड एंड एनालाइज ट्रेंड्स, हिस्टोरिकल रेफरेंसेस, और एक साइंटिफिक एनालिसिस के बाद आप एक प्रेडिक्ट कर सकते हो कि हाँ, ये टेम्परेचर रहा होगा। करेक्ट। एंड वी फाइंड दैट 2023 इज द वार्मेस्ट ईयर एवर 1850 के बाद से। आप देखेंगे कि हमारा जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है, इसके पहले 2016 में इस तरह का ऑब्जर्व किया गया था, उससे भी ज्यादा है इनफैक्ट इस बार। करेक्ट। तो आप देख रहे हैं कि वार्मर ईयर्स आर हैपनिंग वेरी क्लोज टू ईच अदर। वो फ्रीक्वेंसी ऑफ जो गर्म अर्थ है वो अब और नजदीक होते जा रहा है। और साथ ही आप देखिए दैट यू आर लुकिंग एट एन एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज ऑफ रफली 1.48 डिग्री सेंटीग्रेड। 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड हम ऑलरेडी आगे आ चुके हैं। तो ये ऑब्वियसली एक चिंता का विषय तो बनता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे 1900 के आसपास हमारा ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर करीब 14.7 डिग्री सेंटीग्रेड था, और अब हम उससे छलांग मार के काफी आगे आ चुके हैं, 16 के नजदीक पहुंच चुके हैं। करेक्ट। सो इट इज लाइकली, इनफैक्ट पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट 2015 के अंतर्गत यह कहा गया है कि आपका जो टेम्परेचर लेवल्स है 1 ईयर और मेनी डेकेड्स टुगेदर, अगर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की एक जो बेंचमार्क है उसको छलांग मार के आगे बढ़ जाता है तो हमारे लिए कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेज होंगी, ह्यूमैनिटी के लिए बहुत इश्यूज अराइज होंगी। एंड दस यू फाइंड कि वो क्राइटेरिया भी हम अब छूने के कागार पे आ चुके हैं। रिसर्चर्स का यह मानना है कि 2024 शायद वो साल होगा जब हम 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का जो वो बेंचमार्क है शायद उसको हम पार कर जाए। एंड दस वी नीड टू अंडरस्टैंड द इंडिकेटर्स, द कॉजेस, द इफेक्ट्स एंड मोर इंपॉर्टेंटली द आउटकम्स ऑफ द COP28 इन दैट लाइट, इन दैट डायरेक्शन। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स लुक एट द रिकॉर्ड नंबर ऑफ डेज। बाय द वे, साल में 365 दिन होते हैं, हमें और आपको दोनों को, सबको पता है यहां पे। और पिछले साल अगर आप देखेंगे तो व्हाट यू विल फाइंड इज कि अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ द डेज, 50% ऑफ द डेज, 365 का 50% जो है, यू आर लुकिंग एट टेम्परेचर्स दैट आर वेरी क्लोज इनफैक्ट टू 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। बट मोर इंपॉर्टेंटली 1 डिग्री सेंटीग्रेड का जो बेंचमार्क है हम हर दिन पार किए हैं। 1 degree centigrade as compared to the pre-industrial levels we have already crossed. यहां तक आप जान के थोड़े आश्चर्यचकित जरूर होंगे
कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड तो हमने ऑल डेज पे क्रॉस किए, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड हमने 50% ऑफ द डेज क्रॉस किया, और यहां तक कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड भी हम क्रॉस कर चुके हैं, जो कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट का अपर लिमिट है। इट सेज कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड इज द टारगेट, बट प्रेफरेबली अंडर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड हमें रखना है। पर किसी कारणवश ये देखा जा रहा है कि हमारा ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर, एयर टेम्परेचर काफी हद तक उस बेंचमार्क को क्रॉस कर रहा है। करेक्ट? सो लेट्स लुक एट द आउटकम्स। 2023, ladies and gentlemen, marks the first time on record that every day exceeded 1 degree centigrade above the pre-industrial levels of temperature. Similarly, 50% of the days more than 1.5 degree centigrade warmer. And 2 ऐसे दिन थे नवंबर में जिनमें आप देखते हैं कि आप वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स वो भी आप क्रॉस कर चुके हो। तो ये चिंता का विषय तो जरूर है। और इंडिकेटर्स पे अगर हम नजर डालें तो उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ सी सरफेस टेम्परेचर एनोमली। सी सरफेस टेम्परेचर क्या होता है? आपके ओशन का टॉप मिलीमीटर उसका जो टेम्परेचर है उसे कहते हैं सी सरफेस टेम्परेचर। और एनोमली क्या होता है? वेल, समथिंग दैट इज अ डिपार्चर फ्रॉम द यूजुअल, जो कि आप नॉर्मल रूटीन में एक्सपेक्ट करते हो उससे हटके कुछ हो जाए तो उसे हम एनोमली कहेंगे या नॉर्मली कहेंगे। करेक्ट? सो लेट्स लुक एट इट। इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो वो जो ब्लू वाले एरियाज आप देख रहे हैं, द ब्लू एरियाज, दे आर टेलिंग मी दैट दोज एरियाज वेर कूलर देन एवरेज। द व्हाइट एरियाज वो एवरेज के आसपास थे, और रेड एरियाज एसेंशियली एवरेज के ऊपर हैं। नाउ दैट यू अंडरस्टैंड कि सी सरफेस टेम्परेचर अनोमली का कॉन्सेप्ट क्या है, वो होता क्यों है, तो देखिए अपने अर्थ के नेचुरल प्रोग्रेशन में सी सरफेस टेम्परेचर का आगे पीछे होना इज एक्सपेक्टेड, ट्रांजिएंट इवेंट हम मान सकते हैं। पर मोर इंपॉर्टेंटली आपको यह भी मानना है कि हमें पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने होते हैं। और ये पैटर्न्स आइडेंटिफाई हम कैसे करते हैं? सो वी लुक एट द टेम्परेचर ऑफ द सी सरफेस नियर द ओशंस, नियर द इक्वेटर, और हम फिर हम डिसाइड करते हैं कि एल नीनो है या लानीना है। एल नीनो मतलब आपका ओशन वाटर गर्म है, लानीना मतलब ओशन वाटर ठंडा है। अब आप बोलेंगे ठंडा और गर्म ओशन वाटर से क्या फर्क पड़ता है? उससे आपका डिसाइड होता है द ओवरऑल एवरेज टेम्परेचर ऑफ द ग्लोब, क्योंकि ओशंस बहुत सारा हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं। क्लाइमेट रेगुलेशन में ओशंस का बहुत बड़ा अहम किरदार रहता है। सो लेट्स गो अहेड एंड अंडरस्टैंड द सी सरफेस टेम्परेचर अनोमली नाउ। सो दिस इज द सरफेस टेम्परेचर दैट यू ऑब्जर्व्ड इन 2022। आप notice करेंगे those areas that I told you, the ones that are marked blue, the ones that are marked white and the ones that are marked red. ये था हालत 2022 में। Now let's look at what happened in 2023. Suddenly you see, and once again if I just show you, आगे पीछे करके अगर मैं मुझे आपको दिखाऊं, 2022, 2023, 2022, 2023, you see that there is a visible difference in the areas that are under the red color. What does that tell me? इसका अर्थ क्या है? That eventually we are looking at higher surface temperatures, and because of that once again you are looking at overall warming that is happening. तो thus you find कि ये sea surface temperature भी हमारे लिए important होता है समझना, और इसको हम और अगर डीपली समझना चाहें तो हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये अनॉमली हो कैसे रहा है, ये डाइवर्जन फ्रॉम द यूजुअल हो कैसे रहा है। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जानना दैट जो पैटर्न्स हमें आइडेंटिफाई करने हैं हमारे ओशंस पे, उसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट पैटर्न जो आइडेंटिफाई करते हैं वो होता है एल नीनो। अब 2-3 चीजें थोड़े टेक्निकल आपको मैं बताता हूं। 2020 से रफली 2022 तक हमने ऑब्जर्व किया ट्रिपल डिप लानीना, ट्रिपल डिप लानीना ऑब्जर्व किया गया, which means you are looking at, well, more rainfall, cooler temperatures altogether. Are you getting it, friends? ये इनफैक्ट 2023 के जनवरी तक ये लानीना कंडीशंस हमारे बने रहे, मतलब ओवरऑल ठंड थी, ओवरऑल सरफेस टेम्परेचर्स वेर अंडर कंट्रोल। पर फिर 2023 के जनवरी ऑनवर्ड्स सडनली नोटिस किया साइंटिस्ट ने एन्जो फिनोमिनन, which is एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। अब एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन का अर्थ क्या है?
essentially you are looking at something that will go to continue to strengthen and contribute to the warmth of 2023. ठीक है, अब इसके पहले क्या एल नीनो नहीं आया है? ऑफ कोर्स आया है। अगर आप ग्लोबली देखेंगे 1995 और 2017 में एल नीनो रजिस्टर हुआ था, और इनफैक्ट इस बार का एल नीनो 2023 का एल नीनो इन दोनों के मुकाबले थोड़ा वीकर है, पर फिर भी हम देख रहे हैं कि हमारा 2023 का टेम्परेचर काफी हद तक बढ़ा हुआ है। Thus you find that जो अर्थ का जो साइक्लिकल पैटर्न्स है, that is contributing majorly to the heat that is being observed. Let's look at the facts now. Global average surface temperatures were high, and thus you found कि अप्रैल थ्रू दिसंबर हमारा रिकॉर्ड लेवल्स हमने ऑब्जर्व किया, and thus in हाई टेम्परेचर्स के चलते इवेंचुअली कॉनोटेशन क्या है, इवेंचुअली इफेक्ट क्या है कि आपके मरीन हीट वेव्स हो रहे हैं. ओके, यू आर लुकिंग एट मरीन हीट वेव्स not just in say isolated parts but throughout the world. Okay, Mediterranean ho, Gulf of Mexico ho, Indian Ocean ho, North Pacific ho, even North Atlantic ho, वहां पे आप you are looking at the effect of the El Nino in so far as marine heat waves is concerned. साथ ही आपको यह भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि जब हम एल नीनो या लानीना की बात करते हैं, हम नॉर्मली यूजुअली पैसिफिक ओशन की बात करते हैं, पर आप ये भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अटलांटिक ओशन, स्पेसिफिकली द नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन, वहां पे भी सी सरफेस टेम्परेचर्स हायर ऑब्जर्व किए गए. तो जनरल वार्मिंग अप ऑफ द ओशंस इज बीइंग ऑब्जर्व्ड. इसका कॉनोटेशन क्या हुआ? बिकॉज ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक गेटिंग से हायर सी सरफेस टेम्परेचर, राइट, व्हाट यू आर लुकिंग एट इज कि जो बोरियल समर मंथ्स होते हैं हमारे, ओके, इस टर्म पे ध्यान दीजिए, बोरियल समर मंथ्स विच इज एसेंशियली द टाइम पीरियड फ्रॉम से मार्च टू सितंबर, मार्च से लेके सितंबर तक का जो टाइम पीरियड है, इस दौरान आपके हायर सी सरफेस टेम्परेचर्स थे, एंड दस यू फाउंड कि इस वार्मिंग के चलते काफी साइक्लोन्स, काफी हरिकेन्स, काफी सारे नेचुरल डेवस्टेशन वाज कॉज्ड इन एंड एरियाज अराउंड द नॉर्थ पैसिफिक, नॉर्थ अटलांटिक. आर यू गेटिंग इट? सो दिस इज द एंटायर कॉन्सेप्ट. बिकॉज ऑफ एल नीनो, similarly warming up of the Atlantic Ocean, and similarly we will go and see because of the anthropogenic reasons, eventually human emissions, human led emissions जो हैं वो भी इस प्रॉब्लम में मेजरली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. ओके, सो लेट्स गो अहेड एंड लुक एट द सी सरफेस टेम्परेचर अनोमली. So here is what I want you to observe once again, and you see that the red zone now is increasing in area across the globe. So can you see that this is leading to very bad consequences? इसके बहुत ही unprecedented consequences हम already observe कर रहे हैं. करेक्ट. उसमें से सबसे पहला जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं is the record low extent of ice that we see around Antarctica. अब Antarctica में have a look at this particular GIF that I have prepared for you, coming to you from the program of the European Union Copernicus project के अंदर, और आप देखेंगे कि आपका जो सी आइस का एक्सटेंट है वो दिसंबर 2023 में, ओके, इट इज ऑलमोस्ट 15 to 30% ये घट चुका है. ये क्यों हो रहा है अब आप समझ पा रहे हैं. बिकॉज आपका ओशंस का टेम्परेचर ज्यादा है, आपका सी लेवल वार्मिंग हो रहा है, सी का वार्मिंग हो रहा है, विच इज लीडिंग टू दी लार्ज स्केल से डेवस्टेशन एंड मेल्टिंग ऑफ दीज लार्ज ब्लॉक्स ऑफ आइस दैट एग्जिस्ट नियर अंटार्कटिका. तो अब आप पूछेंगे क्या आर्कटिक का से टॉपिक या आर्कटिक की स्टोरी थोड़ी अलग है? नहीं, सेम थिंग इज बीइंग ऑब्जर्व्ड इन आर्कटिक ऑल्सो. यहां पे आप देखेंगे कि आर्कटिक में भी आपका जो एनुअल पीक आइस का एक्सटेंट होता है वो आज तक का सबसे फोर्थ लोएस्ट माना जा रहा है. करेक्ट. सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट ओवरऑल दिस इज लीडिंग टू लार्ज स्केल डेग्रेडेशन एंड चेंजेस हैपनिंग इन रीजनल एंड लोकल लेवल इकोसिस्टम्स. एंड दस यू फाइंड कि 2023 का जो एक लैंडमार्क ईयर इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, COP 28 में काफी जोर शोर से ट्रांजिशनिंग अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स का उल्लेख किया गया था. तो कहां तक वो जायज है वो भी हमें समझना जरूरी है. उसके लिए लेट्स गो अहेड एंड अंडरस्टैंड कि कार्बन डाइऑक्साइड और जो बाकी GHGs के जो एमिशन रेट्स हैं वो किस लेवल से बढ़ रहे हैं. तो लेट्स गो अहेड एंड लुक एट say the global atmospheric concentration of carbon dioxide and methane, okay, are primarily most important greenhouse gases. और वहां पे भी ये स्टोरी सिमिलर तरीके से आगे बढ़ रही है. आप देख रहे हैं कि आपका अपवर्ड लेवल ग्राफ इन बोथ केसेस यू आर ऑब्जर्विंग, एंड दस यू फाइंड
that this is leading and causing and adding to the problem. Okay? It is too many factors coming together and leading to 2023 becoming the hottest year on record. तो अब आप पूछेंगे क्या साइंटिस्ट ने ये फोरसी नहीं किया था? Did they not know कि ऐसा होगा? Well, there were some predictions, but none so extreme that could have predicted it in entirety. क्योंकि ये सारे फैक्टर्स का एक साथ आना इज अ रेयरिटी, बट देन एट द सेम टाइम एज एन इंडिकेटर कि आगे का जो सिचुएशन है वो और बदतर होता जाएगा unless and until we take steps today. Correct? So let's go ahead and look at the other reasons that could have added to this problem. So for example, एक recent volcano erupt हुआ था guys. Can you go ahead and quickly let me know ये कौन सा volcano है? Is it the Hunga Tonga volcano? तो because of the eruption of the Hunga Tonga, what you found was कि stratosphere में बहुत सारा water vapor हमारा गया, stratospheric emissions was observed. Similarly, you are looking at solar maxima, solar cycle के अंतर्गत ये कहा जा रहा था कि 2025 तक solar maxima हम अचीव करेंगे, पर अब देखा जा रहा है कि शायद उसके पहले हो जाइए. Solar maxima means the intensity of the heat that is coming from the sun undergoes cyclical changes, and thus the peak is supposed to come around 2025. But that has also added to the problem. And similarly, you find कि जो शिपिंग इंडस्ट्री से जो सल्फर डाइऑक्साइड के एमिशंस होते हैं उनके रिडक्शन के चलते भी दिस प्रॉब्लम इज गेटिंग एग्रवेटेड. ओके, सल्फर डाइऑक्साइड के एमिशंस के रिडक्शन के चलते आपके एरोसॉल्स के साथ जो उसका रिलेशनशिप है वो इज दैट इज ऑल्सो लीडिंग एंड बिकमिंग अ कॉज अ माइनर फोर्सिंग इन दिस ग्लोबल हीटिंग ऑफ द अर्थ. राइट माई फ्रेंड्स? सो नाउ द क्वेश्चंस दैट आई हैव फॉर यू. नंबर 1, COP28 में ये कहा गया कि ट्रांजिशनिंग अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स बाय द ईयर 2050 इज अ गोल फॉर ह्यूमैनिटी. बट देन यू रियलाइज दैट इन COP28 ये एक ग्लोबल गोल की तरह कहा गया है. और अब गिवन दैट द साइंस इज इन फ्रंट ऑफ अस, कैन वी से दैट अ ग्लोबल गोल विच इज नॉट अकाउंटेबल, कल के दिन 2050 में अगर ये सारे कंट्रीज इवेंचुअली फॉसिल फ्यूल से ट्रांजिशन अवे नहीं कर पाते, हु टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी? Because eventually the situation is getting worse day by day, right? And thus COP29 in Azerbaijan, Baku, this is a fantastic opportunity to go ahead and enforce accountability into this system. That we need to have those targets that are short term. 2050 एक long term target है, पर whether climate change हो रहा है आज, इसका effects feel होएगा in the next say 5 to 10 to 15 years. And thus you need a short term accountability and transparency mechanism to go ahead and address this issue on an urgent basis. Right, my friends? So this was this very short discussion that I had for you on the 2023 becoming the most warmest year on record ever since say humanity has gone ahead and started capturing those temperatures. क्या 2024 कुछ अलग होगा? Well, वो तो समय ही बताएगा, but जो देखा जा रहा है कि ENSO might remain in place and thus 2024 में जैसे मैंने आपको कहा वो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट के अंदर जो एक बेंचमार्क सेट किया था हमने, वो शायद हो सकता है कि वो एक पहला साल बने जब ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर विल एक्सीड 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड लिमिट एज सेट बाय द पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट. राइट माय फ्रेंड्स? सो बिफोर आई रैप अप दिस वेरी शॉर्ट डिस्कशन, इफ यू एंजॉयड दिस डिस्कशन, बाय द वे, अगर आप समझे सीखे, डू कंसिडर लीविंग अस अ लाइक, इट विल गिव अस एन इमेंस बूस्ट. And for those of you who are preparing for the RBI examination that is coming soon, एक नया बैच स्टडी IQ ने लॉन्च किया है एक्सक्लूसिवली फॉर दिस एग्जामिनेशन, बिगिनिंग वेरी सून ऑन द 17th of January. एंड फॉर दोज ऑफ यू हु आर इंटरेस्टेड, जो फोकस तरीके से इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं विद कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस, विद क्वेश्चन सॉल्विंग, डाउट रिजॉल्विंग सेशंस और जो सारी बाकी पैराफिनालिया होती है, all of that is included, including an access to teachers and mentors like never before. So go ahead and sign up for those of you who are interested. और जब आप साइन अप करने के लिए जाएंगे, यूज द कोड BALIVE, क्योंकि इससे मिलेगा आपको एक अच्छा डिस्काउंट और साथ में आप अलॉट हो जाएंगे मेरे बैच में. और अगर आपको इस डिस्कशन का पूरा PDF चाहिए तो मैं आपके लिए वो छोड़ दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, that goes by the name of Bhuvan Study IQ. You can also scan this and become a part of my Telegram channel. And if you have any feedback, any bouquets, any brickbats, any grievance, any suggestions, all of that is welcome, either in the comment box below or you can send it to me personally on my Instagram handle that also goes by the name of Bhuvan Study IQ. Till I see you in my next video very soon, this is Bhuvan signing off for Study IQ IAS English. Thanks for watching. Have a wonderful day. Bye.
स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।